नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उन सारे प्रावधानों को डिस्कस करेंगे जो इस नए लॉ के अंदर चेंज करके लेके आए गए हैं। चाहे वो प्रावधान आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या फिर मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड हो, इसी तरह के दूसरे प्रावधानों को भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या सरकार ने इस लॉ के एम्बिट को, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक्सटेंड किया है इवन ऑन द सेक्टर्स जो पहले पुराने लॉ के अंदर कवर नहीं थे। आपको पता ही होगा कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हमारे उन 4 लेबर कोड्स का पार्ट है जो अभी हाल ही के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। इन चारों लेबर कोड्स को 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट होना था पूरे देश के लिए, मगर ये अभी नहीं हुए हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने जो इस लॉ के अंदर, जो इन लॉज के अंदर जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने थे, वो काम उन्होंने अभी तक नहीं किया है। मगर यही उम्मीद की जा रही है कि इन 4 लेबर कोड्स को अब केंद्र सरकार जल्द ही पूरे भारत में अगस्त एंड या मैक्सिमम सितंबर 2022 के अंदर इंप्लीमेंट कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मोटिवेशन आपका चाहिए ही होता है। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां तक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका गोल है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको एक्सटेंड करना टू ऑल एम्प्लॉइज, सब एम्प्लॉइज के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो या किसी दूसरे सेक्टर के अंदर हो जिसको पहले कवर नहीं किया जाता था इन लेबर लॉज के अंदर, इन लेबर कोड्स के अंदर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के पर्पज के लिए। आपको पता ही होगा कि जो ये लेबर लेजिस्लेशन होते हैं इनका नेचर वेलफेयर नेचर का होता है, और जब भी हम किसी वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात करते हैं उसका ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये नए कोड बनाए, इंक्लूडिंग दिस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसमें कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट को कुछ ऐसे सेक्टर्स पर भी एक्सटेंड किया है जो पहले पुराने लॉ के अंदर कवर नहीं होते थे। दोस्तों, जहां तक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की बात है, इसके अंदर 9 सेंट्रल लेजिस्लेशन को क्लब करके, अमलगमेट करके हमको सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 दे दिया है। इस कोड के अंदर 9 सेंट्रल लेजिस्लेशन को क्लब किया है। उनके नाम आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। कुछ मेजर लॉज के नाम मैं आपको बता देता हूं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। और जब आप इन सारे लॉज को देखेंगे कि आप ये पाएंगे कि ये लॉज पुराने हैं, और टाइम के साथ जैसे जैसे इंडस्ट्री का नेचर चेंज होता है उस हिसाब से इन लॉज के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं किए गए, अमेंडमेंट नहीं किए गए, बदलाव नहीं किए। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार इस सोशल सिक्योरिटी कोड को लेके आई है। और पहले पुराने जो ये लॉज थे, अब इसी के अंदर देख लिए 9 लॉज थे, इन लॉज का मकड़ जाल फैला हुआ था। लॉज को कम करके एक कोड दे दिया है, और जितने कम लेजिस्लेशन होंगे उनका उतना आसानी से इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। दोस्तों, जो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेट करता है रूल्स एंड स्कीम्स बनाने के लिए टू ऑल एम्प्लॉइज। और किस किस एस्पेक्ट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की बात करता है ये कोड? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, जिसका मतलब इंश्योरेंस होता है। हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, स्वास्थ्य और मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी रूल्स स्कीम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एजुकेशन और ओल्ड एज प्रोटेक्शन, मतलब जो एम्प्लॉयज की ओल्ड एज प्रोटेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्रेम करेगी, या और कोई बेनिफिट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देना चाहे। दोस्तों, जो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी मैंडेट करता है कि वो उस स्टेट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, स्कीम्स बनाए। कौन कौन से एस्पेक्ट पे? एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड,
और स्किल अपग्रेडेशन ऑफ वर्कर से रिलेटेड, और इसके साथ साथ फनरल असिस्टेंस और ओल्ड एज होम से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज के लिए होंगे उनसे रिलेटेड सारे स्कीम्स या फिर प्रावधान के रिगार्डिंग रूल्स जो बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के द्वारा जो मेजर चेंजेस लेके आए गए हैं, बदलाव लेके आए गए हैं ऑन दी सोशल सिक्योरिटी फ्रंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला चेंज है वो ये कहता है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट अब हर एम्प्लॉय को मिलेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, गिग वर्कर हो या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर हो। हमें ये पता है कि जो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो लेबर लॉज के अंदर होती थी, पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तो मिलती ही थी, अब इस नए कोड के अंदर इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो हम दो टर्म पहली बार सुन रहे हैं वो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए भी इन स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, और इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये जो नया कोड है वो किस तरीके से डिफाइन करता है। चलिए एक बार इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। दोस्तों जहां तक गिग वर्कर की बात है वो सेक्शन 2 क्लॉज 35 के अंदर डिफाइन किया गया है और उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई है। दोस्तों जो गिग वर्कर होता है वो काम करता है या किसी वर्क अरेंजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और वो वर्क अरेंजमेंट या काम ऐसा होता है जो आउटसाइड दी परव्यू ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है और उससे पैसा कमाता है, अपने वेज कमाता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो फूड डिलीवरी बॉयज हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो सामान डिलीवर करते हैं आपके घरों में, उन लोगों को हम गिग वर्कर की डेफिनेशन के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि पहले वो लोग इस सेक्टर के अंदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते थे, और ये ऐसे वर्क हैं, ऐसे वर्क अरेंजमेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप से बाहर होते थे। इनको इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को इनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों प्लेटफॉर्म वर्क को सेक्शन 2 क्लॉज 60 के अंदर डिफाइन किया गया है, और जो वर्कर प्लेटफॉर्म वर्क के अंदर इन्वॉल्व होगा उसको प्लेटफॉर्म वर्कर बोला जाएगा। यह बात सेक्शन 2 क्लॉज 61 के अंदर बोली गई है। एक बार प्लेटफॉर्म वर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। दोस्तों प्लेटफॉर्म वर्क वो वर्क अरेंजमेंट होगा जो आउटसाइड दी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, जिसके अंदर संस्थाएं या फिर इंडिविजुअल किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके दूसरी संस्थाओं या व्यक्तियों को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करे या उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और दूसरी सर्विसेज भी इंक्लूड कर सकती है, और ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं ये जो काम करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, दैट विल बी डन इन दी एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा ना। और प्लेटफॉर्म वर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप के अंदर लोग या संस्थाएं अर्बन क्लैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सर्विसेज देती है या उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। और जहां तक अनऑर्गेनाइज्ड वर्क की बात है उसको सेक्शन 2 क्लॉज 86 के अंदर डिफाइन किया गया है और उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर होगा या ऐसी एंटरप्राइज होगी जिसके अंदर मैक्सिमम 10 लोग काम कर रहे हैं, और वो या तो कुछ सामान बनाते हैं या कुछ सामान बेचते हैं या फिर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया। दोस्तों जो दूसरा मेजर चेंज है वो ये है कि इस नए कोड के अंदर वेज की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और रिवाइज कर दिया है। अब वेज या फिर सैलरी के डेफिनेशन के अंदर 3 कंपोनेंट होंगे। पहला बेसिक पे, दूसरा अलावेंस या फिर तीसरा रिटेनिंग अलावेंस अगर कुछ है तो। इसके अलावा किसी और कंपोनेंट को आपकी सैलरी या वेज की डेफिनेशन के अंदर नहीं डाला है। वेज की डेफिनेशन से कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो हैं बोनस, हाउस रेंट अलावेंस, प्रोविडेंट फंड, कमीशन टू एम्प्लॉइज, ओवर टाइम अलावेंस और कन्वेंस अलावेंस। नो डाउट वो आपके ओवरऑल सीटीसी का पार्ट होंगे, मगर इनको सिर्फ कन्वीनियंस पर्पस के लिए या लीगल पर्पसेस के लिए वेज की डेफिनेशन से हटा दिया है। और एक और कंडीशन है, जो ये एक्सक्लूजन है, इनका टोटल अमाउंट आपकी जो सैलरी है उस टोटल अमाउंट के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों जो तीसरा मेजर चेंज है वो ये है कि ये नया कोड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को
इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए भी एक्सटेंड करता है। और इसके साथ साथ ये नया लॉ ये भी प्रोवाइड करता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन के अंदर होगा। इसका मतलब जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है अब वो इवन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी कुछ हद तक मिलेंगे। इस नए लॉ के अंदर वो भी प्रावधान किए गए हैं। चलिए एक बार इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन को नए लॉ के अंदर देख लेते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर डिफाइन की गई है और उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर वो व्यक्ति होगा जो किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहा है और उसको या तो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली रिक्रूट किया है या फिर इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूट किया है एक स्टेट के अंदर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सच एस्टेब्लिशमेंट इन दी अदर स्टेट। मतलब एक स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट है और उसको काम दूसरे स्टेट के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर करना है। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर आ गया है और उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम ग्रहण कर लिया है तो वो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी के अंदर आएगा। और जिसने एक बार एक स्टेट के अंदर आके वहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर लिया है तब भी वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की ही कैटेगरी में रहेगा। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की जो वेज सीलिंग है उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है कि इस कोड के अंदर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को बेनिफिट तभी मिलेंगे जब उसकी सैलरी मंथली 18,000 या उससे कम है। फोर्थ मेजर चेंज जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा वो ये है कि इस नए कोड के अंदर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के प्रावधानों को हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटेंड कर दिया है जिसके अंदर 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। पुराने लॉ के अंदर 12% एम्प्लॉय को अपना शेयर कटवाना होता था टुवर्ड्स दी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और इतना ही अमाउंट जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी डिपॉजिट कराना पड़ता था ऑन हिज बिहाफ टुवर्ड्स दी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नए लॉ के अंदर इस अमाउंट को 12% से घटाकर 10% कर दिया है। अब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी 10% है कि वो एम्प्लॉय के बेसिक पे का 10% अमाउंट ही प्रोविडेंट फंड में जमा कराएगा और एम्प्लॉय को भी 10% ही जमा कराना होगा। हालांकि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जो एम्प्लॉय का 10% शेयर है इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने शेयर को 10% से ऊपर बढ़वा सकता है, मगर जहां तक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है उसकी लाइबिलिटी कम ही रहेगी और वो कितनी है 10%। पांचवा जो मेजर चेंज है वो ये है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटेंड कर दिया है जिसके अंदर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। एक एक्सक्लूजन ये है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के प्रावधान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पर सीजनल वर्क होता है, जहां पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहता है। इसके अलावा जो इंक्लूजन है वो ये है कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, माइंस, फैक्ट्रीज, कोल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स, रेलवे कंपनी जहां पर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के प्रावधान एप्लीकेबल होंगे। इसी के साथ साथ हर उस शॉप और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जिसके अंदर पिछले 12 महीनों के अंदर किसी एक दिन 10 से ज्यादा लोगों ने काम किया हो तब भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगला जो मेजर चेंज है वो ये है कि ग्रेच्युटी के बेनिफिट अब प्रो रेटा बेसिस पर एप्लीकेबल होंगे। पुराने लॉ के अंदर ये था कि किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी लेने के लिए मिनिमम 5 इयर्स तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना था और जो ये नया कोड है ये कहता है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 साल से कम भी काम किया है तो आपको प्रो रेटा बेसिस, प्रोपोर्शनल बेसिस पर ग्रेच्युटी का बेनिफिट दे दिया जाएगा, आपको ग्रेच्युटी पे की जाएगी। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं, सपोज करो किसी को 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट दी गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको भी प्रोपोर्शनल बेसिस पर ग्रेच्युटी का बेनिफिट दिया जाएगा। जो अगले चेंजेस हैं या प्रावधान हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड हैं और इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो धारा 59 से शुरू होती है। ये प्रावधान ये कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको कोई भी आर्डुअस वर्क नहीं दिया जाएगा, कोई भी हार्ड वर्क नहीं दिया जाएगा या कोई ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जो रिक्वायर करता है कि उसको लंबे समय तक खड़ा रहना है। और ये जो बेनिफिट है ये कब से दिया जाएगा,
इमीडिएटली 6 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और इस 6 वीक से 1 महीना और पहले तक कोई भी आर्डुअस वर्क काम नहीं दिया जाएगा। जो रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट होगा वो एवरेज डेली वेज होगा उस कंसर्न्ड फीमेल का, वुमन वर्कर का। जो मैक्सिमम लिमिट है मैटरनिटी बेनिफिट की वो 26 वीक्स की है, कि जो प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी जो टोटल बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट का वो 26 वीक्स का टाइम है। दोस्तों जो ये नया कोड है ये अडॉप्शन के केसेस के अंदर भी मैटरनिटी बेनिफिट देता है कंसर्न्ड महिला को। ये नया कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला ने 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट किया है तो अडॉप्शन की डेट से 12 हफ्ते तक उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जा सकता है। नया कोड ये भी कहता है कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट ड्यूरेशन, कि मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है मैटरनिटी बेनिफिट टाइम की वो एक्सपायर होने के बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रजामंदी से महिला को वर्क फ्रॉम होम भी दिया जा सकता है, जहां पर अगर वो काम ऐसा है कि महिला अपने घर से भी काम कर सकती है। तो ऐसे भी कुछ प्रावधान इस नए कोड के अंदर किए गए हैं। धारा 66 ये कहती है कि जब वो महिला मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करके डिलीवरी के बाद काम पर वापस लौटती है तो उसको दिन में 2 नर्सिंग ब्रेक दिए जाएंगे। और ये ऐसा कब तक रहेगा? ये जो नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाएंगे ताकि वो बच्चे को फीड कर सके वो तब तक दिए जाएंगे जब तक वो बच्चा 15 महीने की एज का नहीं हो जाता। जो ये नया कोड है ये क्रैच फैसिलिटी की भी बात करता है। वो ये कहता है कि धारा 66 के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 50 या उससे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय हैं तो उस एस्टेब्लिशमेंट को क्रैच फैसिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जब महिला बच्चे की डिलीवरी के बाद मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करने के बाद काम पर वापस लौटती है तो जिस ड्यूरेशन तक वो काम करेगी उस ड्यूरेशन तक वो अपने बच्चे को क्रैच फैसिलिटी के अंदर रख सकती है। और ड्यूरिंग सिंगल डे शी कैन विजिट मैक्सिमम 4 टाइम्स टू द क्रैच फैसिलिटी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। और ये क्रैच फैसिलिटी में जाने के जो ब्रेक्स होंगे ये कितने ड्यूरेशन के होंगे इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इन मैटरनिटी बेनिफिट को अवेल करने के कुछ कंडीशंस भी हैं जो इस प्रकार है। पहली कंडीशन ये है कि जो महिला की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होंगी उससे इमीडिएटली 12 महीने पहले तक उसने कम से कम 80 दिन उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम किया हो। जो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी महिला के 2 या उससे ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हैं तब उस केस के अंदर 3rd चाइल्ड या नेक्स्ट चाइल्ड के केस के अंदर जो उसको मैटरनिटी बेनिफिट का मिलेगा वो मैक्सिमम 12 वीक्स का मिलेगा, 26 वीक्स का नहीं मिलेगा। और इस 12 वीक्स के अंदर मैक्सिमम 6 हफ्ते उसकी डिलीवरी से पहले प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो नर्सिंग ब्रेक पर यह है कि अपने काम के दौरान मैक्सिमम 2 बार नर्सिंग ब्रेक के लिए वो वुमन जा सकती है। इसी तरह क्रैच फैसिलिटी विजिट पर भी कंडीशंस हैं, वो ये है कि मैक्सिमम 4 बार क्रैच फैसिलिटी के अंदर जा सकती है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। इस नए कोड के अंदर एग्रीगेटर को भी डिफाइन कर दिया गया है और उसके रोल को भी बता दिया गया है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि एग्रीगेटर अंडर द सोशल सिक्योरिटी कौन होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर दी गई है और ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई है। एग्रीगेटर इज अ डिजिटल इंटरमीडियरी और मार्केट प्लेस फॉर बायर और यूजर ऑफ अ सर्विस टू कनेक्ट विद द सेलर और द सर्विस प्रोवाइडर। एग्रीगेटर डिजिटल इंटरमीडियरी होगा और मार्केट प्लेस होगा किसके लिए? बायर के लिए या फिर यूजर ऑफ अ सर्विस, जो सर्विस अवेल करना चाहता है उसके लिए, जिससे वो सेलर से या सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट हो सके। इसका एग्जांपल Amazon। एग्रीगेटर्स का क्या रोल रहेगा टुवर्ड्स दी सोशल सिक्योरिटी? कोड ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ एग्रीगेटर्स कौन, जो शेड्यूल 8 के अंदर दिए गए हैं, वो सारे एग्रीगेटर कंट्रीब्यूट करेंगे फंड को अलॉन्ग विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और उन फंड को यूटिलाइज किया जाएगा टुवर्ड्स दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। शेड्यूल 8-9 तरह के एग्रीगेटर्स को लिस्ट करता है, जैसे कि राइड शेयरिंग फैसिलिटीज, ई कॉमर्स, मीडिया एंड कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज एटसेट्रा।
अगला जो मेजर चेंज है वो ये है कि आधार को मैंडेटरी कर दिया है अगर आप किसी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो अगला चेंज है वो ये है कि धारा 143 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, वो चाहे तो किसी एस्टेब्लिशमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। मतलब चाहे तो सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसको हटा सकती है फ्रॉम द परव्यू ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अगला जो मेजर चेंज है वो धारा 144 के अंदर दिया गया है और वो ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि वो चाहे तो इन प्रावधानों को, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के प्रावधानों को डेफर कर सकती है अगर कोई पेंडेमिक की सिचुएशन आती है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है। मतलब जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होगा या पेंडेमिक जैसे अभी कोविड आया था तो उस टाइम के दौरान अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं वो उस ड्यूरेशन पर एप्लीकेबल ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पूरा होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ सीखेगा इंडिया तभी तो कुछ बनेगा इंडिया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, आपको मिलेगी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।